जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी में नदियों वाला जो सीरीज चल रहा था, उसमें आज हिमालयी नदियों में तीसरा गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसकी मुख्य नदी होगी गंगा और ये अपने सहायक नदियों से मिलकर बनेगा गंगा नदी अपवाह तंत्र। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। पहला बात, गंगा नदी अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नेशनल रिवर ऑफ इंडिया राष्ट्रीय नदी है। दूसरी बात याद रखना है आपको, इस गंगा नदी का पानी बहुत स्वच्छ होता है। स्वच्छ होने का कारण इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का जीवाणु पाया जाता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम ही क्या है, बैक्टीरियाफेज। इसके कारण इसका पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। पानी स्वच्छ है तो जलीय जीव ज़्यादा होंगे, इसीलिए भारत का नेशनल या राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसको डॉल्फिन बोलते हैं, डॉल्फिन, तो याद रखना है अंधी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक, गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे 25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी का उद्गम को लेकर, उद्गम के लिए मैं अभी कहानी बताने वाला हूँ। गंगा नदी का उद्गमित नहीं होती, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी उद्गमित नहीं होती, गंगा नदी क्या होती है, बनती है। इसको मैं अभी थोड़ा सा क्लासीफाइड कर रहा हूँ, तब तक थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में और जानिए। गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दो देशों में बहेगा। 5 राज्यों से होकर बहेगी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से बहेगी। भारत में इसे गंगा के नाम से जाना जाएगा, जबकि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर सबसे पहले मुख्य भूभाग में हरिद्वार के पास उद्गमित होती है मेन। उससे पहले ये पूरा पहाड़ों पर चलते रहेगा, पहाड़ों पर बहते रहेगी। सबसे पहले धरातली जगह पर कहाँ पर मिलेगी आपको गंगा नदी, हरिद्वार के पास। ठीक, ये याद रखना है। और गंगा नदी का नाम, गंगा नदी आपको याद रखना है देवप्रयाग में, जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होगा तब ये गंगा नदी के नाम से आगे बहना चालू होगा। तो इसके नाम के पीछे जो कहानी है ये अब चालू करते हैं। आपने नाम सुना होगा पंचप्रयाग, जी, वही 5 प्रयाग परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मैं उसका एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है संतोपत हिमानी, संतोपत ग्लेशियर। इस संतोपत ग्लेशियर से ये एक छोटा सा नदी आया, नाम है विष्णु गंगा। ये एक धारा आई, इधर से एक और धारा आई, धौली गंगा, धौली गंगा। ये जिस जगह पर मिले, ये जिस जगह पर मिले, यहाँ पर बना प्रयाग, नाम पड़ जाएगा इसका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। जहाँ पर मिले वहाँ से इस नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा, नदी का नाम अलकनंदा। विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में मिलकर किस
कौन सी नदी बनाए, अलकनंदा। अब अलकनंदा की एक सहायक नदी आएगी, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नदी का नाम नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिली, जिस जगह पर मिली एक और प्रयाग बनेगा, प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, इससे पहले विष्णु प्रयाग, दूसरे नंबर का नंद प्रयाग। अभी भी आगे बढ़ेगी ये नदी, अभी भी नाम क्या रहेगा इसका, अलकनंदा। कुछ दूर आगे चलने पर इस पर एक और नदी आकर मिलेगी, इसका नाम याद रखना है पिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी जिस जगह पर मिली, इस जगह पर भी क्या बनेगा, एक प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से प्रयाग बना, इसका नाम याद रखना है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहाँ पर, अलकनंदा और पिंडार नदी पर। ये अभी भी किस नाम से बहना चालू हुई आगे, अलकनंदा। अलकनंदा की एक सहायक नदी इधर से मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिली, यहाँ पर फिर एक प्रयाग बनेगा, नाम याद रखना है रुद्रप्रयाग। ये फिर अलकनंदा। ये आपको पंचप्रयाग जानना ही पड़ेगा, अच्छे परीक्षाओं में ऐसे ही पूछेगा, कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदी आकर मिलेगी, तो याद रखना इधर से पिंडार नदी और इधर से अलकनंदा नदी। कर्णप्रयाग पर कौन सी दो नदियाँ मिल रही है, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी। वैसे ही ये कई बार पूछा हुआ है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ऊपर से अलकनंदा, इधर से मंदाकिनी, तो रुद्रप्रयाग में किनका संगम हो रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है, आगे अलकनंदा और ये इस जगह से, इसको बोला जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी का उद्गम होता है। ये भागीरथी आकर मिलेगी अलकनंदा में, जहाँ पर मिली वहाँ पर प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। इस प्रयाग का नाम देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग। अब इस नदी का नाम यहाँ से जैसे ये मिले, जैसे मिले इस नदी का नाम यहाँ से आगे किस नाम से बहना चालू हो जाता है, गंगा नदी। तो गंगा नदी उद्गमित नहीं होती, गंगा नदी बनती है। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ आयोग ने गंगोत्री नदी के आपके भागीरथी का उद्गम जहाँ पर होता है गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान को क्या ले लिया हुआ है, आंसर। ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहाँ पर होगा, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, गंगा नदी। ये ध्यान रखना है। तो पहला देखिए, आप इसको 1 2 3 4 5, ये पांचों जगह जहाँ पर नदियाँ मिल रही है एक दूसरे से, यही कहलाता है पंचप्रयाग। यही क्या कहलाता है, पंचप्रयाग। बड़े परीक्षाओं में सीधा पूछेगा कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। हर जगह तो अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा कॉमन है। बस शुरू में विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर अलकनंदा बनाती, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग। अच्छा, अगर मान लो परीक्षा में पूछा विष्णु प्रयाग में किसका किसका संगम होता है, तो आपको पता है विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलकर किससे बनी है, अलकनंदा से। तो तीसरा एक नदी और दे देगा अलकनंदा, यहाँ से ये नदी अलकनंदा कहलाना चालू हो जाएगा। तो विष्णु गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा दिया है, तो आपको मानना पड़ेगा हाँ ठीक है, ठीक है ना भाई, हाँ। लेकिन एक्चुअली क्या है, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा बनती है।
तीन तीन ऑप्शन रहेगा तो आप क्या करोगे? तो आपको अलकनंदा मानना पड़ेगा। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा, धौली गंगा मिलकर अलकनंदा का निर्माण कर रही है। ये अलकनंदा नदी आगे बहते हुए नंद प्रयाग में, इस अलकनंदा नदी पर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिली। आगे इस नदी का नाम क्या कहलाया? अभी भी अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी पर आगे आकर मिली एक पिंडार नदी। पिंडार नदी के मिलने वाला स्थान कहलाया कर्णप्रयाग। लेकिन अभी भी नदी किस नाम से बह रही है? अलकनंदा के नाम से। इस अलकनंदा पर यहाँ पर एक नदी आकर मिलेगी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के मिलने से अलकनंदा पर एक प्रयाग बना, नाम पड़ा रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर रुद्रप्रयाग बनाए। इसके आगे अभी भी नाम, नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे देवप्रयाग में। जिस जगह पर ये मिला वहाँ से इसका नाम हो जाएगा गंगा। तो याद रखना है, गंगा नदी उद्गमित नहीं होती, गंगा नदी बनती है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम दोनों ने गंगा नदी का उद्गम गोमुख आंसर ले चुका है। तो आपको भी याद रखना है, आप छत्तीसगढ़ के बाहर परीक्षा देंगे तो गंगा नदी बनती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए गोमुख आंसर लेना पड़ेगा। इतने पंच प्रयाग याद हुए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? पंच प्रयाग। अब इसके आगे मैं बनाता हूं, यहां तक कोई दिक्कत? देव प्रयाग के बाद ये देव प्रयाग हो गया। यहाँ ये, और ये अब मैदानों पर आना चालू। ये मैदान में आया, पहला जगह पड़ेगा हरिद्वार। पहला जगह क्या पड़ेगा? हरिद्वार। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फायदा देगा ये पंचप्रयाग और गंगा नदी बनने तक का कहानी। ठीक है, इसके आगे हेडिंग डालिए गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियां। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां। ये बांग्लादेश, ये भारत, ये अलकनंदा नदी और ये भागीरथी। ये मिले कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ पर मिले? देवप्रयाग में। यहाँ से नाम पड़ गया गंगा। पहला बात। ये अचानक यहाँ पर हरिद्वार में मैदानों पर बहती है। पहली बार गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों पे कहाँ पर मिली? हरिद्वार में। कहाँ पर मिली? हरिद्वार में। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर नाम याद रखना है स्थान का, बंदरपूछ। बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से यमुना नदी का उद्गम होगा। ये यमुना नदी प्रयाग इलाहाबाद, ये यमुना नदी प्रयाग इलाहाबाद, नाम चेंज होके क्या पड़ गया है? प्रयागराज। प्रयागराज के पास किससे मिलेगी? गंगा नदी से। ओके, अगर इसका डायरेक्शन इस नदी का ऐसे है तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, गंगा के दाएं तरफ से सहायक नदियाँ या दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, हाँ, ये हो गया क्या? यमुना। यमुना की और सहायक कुछ नदियाँ जाके यमुना में मिलती है। ये हुआ एक चंबल, ये बेतवा, और ये एक नदी का नाम याद रखना, केन।
चंबल, बेतवा, केन। एक नदी का नाम याद रखना, टोन्स, टोन्स नदी। एक और नदी का नाम याद रखना, सोन नदी। एक नदी का नाम याद रखना, दामोदर नदी। लेकिन दामोदर नदी गंगा से ना मिलकर उसकी एक शाखा हुबली में जाकर मिलती है, नाम है दामोदर। चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, दामोदर, ठीक है। और ये है यमुना। तो यमुना मुख्य नदी हो गई कहाँ तक? प्रयागराज तक। उसके बाद टोन, सोन, दामोदर इधर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नामक स्थान से मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रसिद्ध शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके तट पर हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा सारे यमुना नदी के तट पर हैं, याद रहेगा। यमुना नदी की टोटल लंबाई की बात करेंगे तो याद रखना है 1365 किलोमीटर, 1365 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। मैं यमुना की लंबाई बताया 1365, 1365 किलोमीटर। गंगा की सहायक याद रखना चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक है। गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, बेतवा, केन। ओके। व्यापम में एक सवाल आया था, लखवार डैम, लखवार डैम, लखवार डैम किस नदी पर बन रहा है? लखवार डैम याद रखना यमुना नदी पर बन रहा है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। लखवार डैम ये पूछा हुआ सवाल था व्यापम का 2016 में। व्यापम ने ये सवाल पूछा था, लखवार डैम किस नदी पर है? याद रखना है यमुना नदी पर। ओके। अब यमुना की एक सहायक नदी याद रखना है आपको, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के पास जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाओ की पहाड़ी, इंदौर, मालवा का पठार यही है। मालवा के पठार से चंबल नदी का उद्गम, जब मैं बताया था, जब आपको बहुत सारे पठार पढ़ा तो बताया था ना, मालवा के पठार से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये चंबल नदी, ये चंबल नदी भाई, चंबल नदी भारत की सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नदियां बहते बहते ऑटोमेटिक गलियों का निर्माण कर लिए हैं। अरे आप जब 1970-80 दशक के जितने भी पिक्चर देखोगे, जिसमें गब्बर वाला पिक्चर देखो, हर पिक्चर जिसमें डाकुओं का वर्णन होगा, ये सारे नाम ही फेमस है, चंबल के डाकू, चंबल का बिहड़ क्षेत्र, चंबल के डाकू। ये क्या करते थे? लूटपाट किए, इधर से घुसे, थोड़ा देर बाद इधर मिल गए, इधर से इधर मिल गए, ऐसे 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 बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। ये इन डाकुओं के छुपने के लिए बहुत अच्छा जगह होता था, इसलिए सारे के सारे डाकू कहाँ जाते थे? चंबल में। इसलिए फेमस था चंबल के डाकू। ठीक, याद रहेगा, ये चंबल के डाकुओं को याद रखना है। भारत में इसलिए सबसे ज़्यादा अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी। चंबल नदी को याद रखना है, ये अवनालिका अपरदन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवनालिका अपरदन का। ठीक। इस चंबल की एक सहायक नदी है क्षिप्रा। नदी का नाम याद रखना है क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर प्रसिद्ध उज्जैन शहर है।
क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर है? बार बार क्वेश्चन पूछेगा। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्यों फेमस है? उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर, तो ये पूछा जाएगा आपसे। उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। कमेंट में बताना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सा गुप्त शासक उज्जैन को अपनी राजधानी बनाता है? ठीक है, कमेंट्स में मेरे को इसका जवाब दीजिएगा। इसकी एक सहायक, चंबल की एक सहायक क्षिप्रा, बनास वनास और बहुत सारी नदियां हैं, आपके काम नहीं है आपको उसका काम। ठीक, और आपको याद रखना है चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहता है। मध्य प्रदेश पर इस चंबल नदी पर गांधी सागर डैम, गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर डैम एमपी में है चंबल नदी पर। जबकि इसी चंबल नदी पर राजस्थान में जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर और याद रखना है कोटा सागर, 3 ठो डैम है। महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा सागर, ये राजस्थान में। मध्य प्रदेश में केवल महात्मा गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, महाराणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा सागर, ये सारा कहाँ है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम या गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, याद रहेगा। ये बेतवा और ये केन, बस एक ही चीज़ जानो, ये और ये टोन्स, ये भी, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलते हैं। तीनों के तीनों किससे निकलता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। भारत में सबसे एक परियोजना चालू है, इसको बोला जाता है नदी जोड़ो परियोजना। इस नदी को इस नदी से जोड़ दिया गया, तो परियोजना का क्या नाम पड़ गया? नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले बेतवा और केन को जोड़ा गया था। तो आपको यही सवाल पूछा जाएगा, बेतवा और केन निकलते कहाँ से हैं? विंध्याचल पर्वत से। बेतवा और केन नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले जोड़ी गई नदियाँ हैं। इसके बाद टोन्स विंध्याचल से निकलती है और सीधा कहाँ मिलती है? गंगा से। बस इसके बारे में इतना जानिए। 1 2 3 सोन नदी को जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन छत्तीसगढ़ से भी है। सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है हमारी नदियाँ। सोन नदी, इसके एक तरफ से सोन नदी निकल के कहाँ पहुँच जा रही है? ऊपर। और एक नदी ये ऐसे निकलेगी, एक नदी ऐसे निकलेगी, ये है नर्मदा। लेकिन आपको इससे कोई काम नहीं है। अभी सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होती है। सोन नदी जाकर पटना के पास किस में मिल जाता है? गंगा नदी में। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। सोन नदी पटना के पास जाके किससे मिलेगा? गंगा नदी से। ठीक, गंगा की एक धारा, गंगा पर देखो, जैसे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवेश किया, पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इस पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पर एक डैम है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के आगे थोड़ा सा जाएंगे तो इसकी गंगा की एक धारा ऐसे कट गई है, ऐसे नीचे तरफ, और ये मेन गंगा और एक धारा ऐसे बांग्लादेश की तरफ। ये जो धारा कटी है, ये जो धारा कटी, इसी को बोला जाता है हुबली नदी। तो प्रसिद्ध कलकत्ता शहर हुबली नदी के तट पर है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर
छोटा नागपुर का पठार बोलने से झारखंड। छोटा दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हुबली नदी में मिल जाती है। एक बात, दामोदर नदी को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। जर्मनी में एक जगह पड़ेगा रूर, वो उसके आसपास इतने खनिज पाए जाते हैं इसलिए उसका नाम पड़ गया रूर प्रदेश। तो इस दामोदर नदी के आसपास कोयले और अन्य अभ्रक वभ्रक के इतने भंडार पाए जाते हैं कि ये वाला इलाका क्या कहलाता है, भारत का रूर प्रदेश। इसी दामोदर नदी को और बोला जाता है, ये पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं। दामोदर नदी में बाढ़ आ तो जाए, पूरा पानी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और बंगाली लोग क्या पसंद करते हैं, मछली। घर घर मछली मारते हैं। जब बाढ़ आता है तो क्या करते हैं, घर घर मछली मारा जाता है। कब, जब दामोदर नदी पर बाढ़ आता है तो। और बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है इसलिए इसे क्या बोला गया, पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं। याद रहेगा। चलिए, फरक्का बैराज के बाद गंगा की एक धारा कट जा रही, इधरी से सहायक मान लीजिए, लेकिन ये इसकी सहायक जुड़ नहीं रही, इससे अलग हो रही है। हुबली नदी, नाम क्या है, हुबली नदी। हुबली नदी के तट पर कलकत्ता शहर, कलकत्ता बंदरगाह भी याद रखना है, समुद्र में नहीं है, ये थोड़ा सा बांग्लादेश इधर पड़ जाएगा समुद्र। तो कलकत्ता बंदरगाह को इधर समुद्र में नहीं खोजना, कलकत्ता बंदरगाह नदी पर बना हुआ है। सारे के सारे जहाज आते हैं यहाँ पर। देखो अब ये तो इधर आ रही है और जाना बंदरगाह में यहाँ पर है, हमको कहाँ जाना है, यहाँ। और नदी का फ्लो कैसे, ऐसे। तो मस्त ना जहाज आएगा, यहाँ पर आके बैठे रहेगा, इंतज़ार करेगा। क्या करेगा, इंतज़ार किसका, ज्वार भाटा का, ज्वार का। जब ज्वार आएगा ये इतना ज़ोर से धक्का मारेगा कि इस नदी का मार्ग परिवर्तित कर देती है। याद रखना, एक दिन में 24 घंटे में ये हुबली नदी 2 बार, कितने बार, 2 बार अपने मार्ग को परिवर्तित करती है, 2 बार। तो कौन सी नदी है जिसका मार्ग 2 बार परिवर्तित होता है, तो हुबली नदी का मार्ग 2 बार परिवर्तित होता है। ये हुई आपकी हुबली नदी। और ये इधर से सहायक नदियाँ, ठीक है। ऊपर की सहायक नदियाँ को 10 मिनट का काम है बस। ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक और लास्ट में एक। आपको जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखना है। क, ख, ग, घ, नाम याद हुआ, क ख ग घ, गोमती। और सबसे पहले याद रखना है इसको, राम गंगा, राम गंगा। और आखिरी में याद रखना है महानंदा, महानंदा। या तो इसको क ख ग घ म भी कर सकते हो, क ख ग घ म। याद हुआ, क ख ग घ म, क ख ग घ म, गोमती रामगंगा। इतना याद करना ही पड़ेगा। क से कोसी, ख को बोलो बी, नाम हो गया बागमती। ग से हो गया गंडक, घ से घाघरा। नाम याद हुआ रे, कोसी, बागमती, गंडक और घाघरा। ये दोनों के बारे में एक ही चीज याद रखना है, गंगा की प्रारंभ में सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा और गंगा के अंत में सबसे लंबी सहायक, मतलब गंगा के अंत में अंतिम सहायक नदी महानंदा। गंगा की प्रारंभिक सहायक नदी रामगंगा। दोनों का काम खत्म। इनसे यही सवाल पूछेगा, गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी
महानंदा भारत में, आगे तो और जाके जुड़ेगी इससे, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र आके जुड़ेगा। भारत में गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा और सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। ठीक, इसके बाद लाइन से इनको याद रखना है कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में एक ही चीज़ जानिए, जब कोसी नदी पर बाढ़ आता है पूरा बिहार बर्बाद हो जाता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलता है, वो सब काम का नहीं है, आपके काम का है जब कोसी नदी पर बाढ़ आएगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक क्या है, एक कोसी नदी बह रही है, मान लो इधर का काम हो गया, इसको मिटा रहा हूँ। मान लो एक कोसी नदी बह रही है, कोसी नदी बह रहा है, ऐसे मस्त बह रहा है कोसी नदी, रात को ऑटोमेटिक इधर बहना चालू हो जाएगा। कल दुर्ग में बह रहा था तो ये आज पावर हाउस से बहना चालू, आज पावर हाउस में बह रहा है, ये कल चरोदा में बहना चालू, ऑटोमेटिक फिर इधर पुलगांव पार करके नांदगांव तरफ बहना चालू। तो ये अपने मार्गों को इतना परिवर्तित करती है, तो सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी, ठीक है, कोसी नदी। बात मैं कोसी नदी की ही कर रहा हूं, कोसी नदी। कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने के कारण कुख्यात है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक, रात को आदमी खाना वाना खा के ये तो भैया दुर्ग में बह रहा है, बोले कहाँ बह रहा है, दुर्ग में। पावर हाउस वाला आदमी आराम से सूता है, ऑटोमेटिक रात को पानी इनको ले जा के बहा के सीधा कहाँ ले गया, गंगा नदी में ले जा भड़ाक से पटका। ये कहाँ है, गंगा नदी में। तो ये कोसी नदी सर्वाधिक कुख्यात नदी है मार्ग परिवर्तित करने के नाम से। कोसी नदी बोलने से बिहारी भाई लोग ऐसे डर जाते हैं, बस बोल भर दो कोसी नदी में बाढ़ आने वाला है, तो यह कोसी नदी याद रखेंगे। इसीलिए कोसी नदी को काहे का शोक बोला जाता है, बिहार का शोक। कोसी के बाद बागमती। अच्छा, क के बाद ख, ख को अपन बी बोल सकते हैं, ए बी, तो क को बोलो ख, बस ए बागमती। इससे एक ही सवाल पूछेगा बस। नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती के तट पर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती के तट पर है। गंडक से क्या सवाल पूछेगा, गंडक को नेपाल में नारायणी और इसे ही सिलग्राम इस नाम से और जानते हैं। ठीक, बस गंडक का काम खत्म। घाघरा, घाघरा नदी से पूछेगा, घाघरा की ये सहायक नदी पूछेगा, ये इस नदी को, घाघरा भी नहीं पूछेगा। इस नदी का नाम है सरयू नदी। इस नदी का क्या नाम है, सरयू नदी। सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर है, यही सवाल पूछेगा। सरयू किसकी सहायक है, घाघरा। घाघरा किसकी सहायक है, गंगा की। तो याद रखना है घाघरा की सहायक सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी किस पर आके मिलेगी, घाघरा में। इसके बाद गोमती, गोमती भी गंगा की एक सहायक है, तिब्बत के पठार से निकलता है। तो ये रहा गंगा नदी अपवाह तंत्र। कुछ कुछ बातें और बची है, जैसे गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश किया, गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश किया, इसका नाम क्या हो जाता है, बोला मैं, गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा नदी। क्या हो जाता है, पद्मा नदी। और इस पद्मा नदी पर ऊपर से आकर मिल रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। इस वीडियो को अच्छे से मैं बताया हूँ ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में। फिर भी एक बार आप याद रख लेना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिले, आगे ये किस नाम से बहेगी, पद्मा के नाम से ही बहेगी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ये ब्रह्मपुत्र, दोनों मिले, आगे धारा का नाम क्या हो गया, पद्मा। मणिपुर से एक नदी आ रही है, मेघना नदी। मेघना नदी जब इस पद्मा नदी से मिली, आगे नाम हो जाएगा मेघना नदी। नदी का नाम क्या हो जाएगा, मेघना। और जब इसका नाम मेघना हो जाएगा,
तब ये आखिरी में जाकर किस पे गिरेगी, बंगाल के खाड़ी में। तो अंतिम रूप से मेघना बनकर किस में गिरता है, बंगाल के खाड़ी में। और ये जो इलाका है ये वाला हुबली नदी, इनका जो संगम हो रहा है ये वाला इलाका, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां द्वारा मिलकर बनाया गया डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन नाम पड़ने के पीछे कारण है यहाँ पर सुंदरी वनों की अधिकता है। ये एक प्रकार के मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन है जो खारे पानियों में पाया जाता है। तो याद रखना ये सुंदरी वनों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा। साथ में याद रखना मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसी सुंदरवन में आपका रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, मैं डेल्टा और एस्चुरी इसकी चर्चा जब नर्मदा नदी एस्चुरी बनाएगी और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी और डेल्टा का वर्णन मैं अगले क्लास में आपको देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।